हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का 10 चैप्टर सरल रेखा को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सरल रेखा के देखा था। टाइप 5 तक हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग टाइप 6 को देखेंगे। टाइप 6 क्या है? रेखा का लंबवत रूप। जब रेखा परपेंडिकुलर रहती है एक दूसरे के ऊपर, तब उसमें रेखा का इक्वेशन समीकरण क्या होता है। तो हमारा जो टाइप 6 है, रेखा का लंब रूप। लंब रूप मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब कोई भी लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहती है, तब उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होती है, हम उसे देखते हैं। इसमें हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। याद क्या, ऐसे पता ही रहती है। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। एक ये चतुर्थांश है, ठीक है, ये x है, इधर क्या है, y है। ठीक, इधर से एक रेखा ऐसे जा रही है। मूल बिंदु ये क्या है बच्चों, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ये जो रेखा है, इस पे एक लंबवत रेखा खींची गई है। ठीक है, एक लंबवत रेखा जहाँ पे ये पॉइंट P है। ठीक है, और आप कह सकते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह क्या है, P है। ठीक है, ये पॉइंट P है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लंब रेखा इस रेखा पे खींची गई है। मान लीजिए OM है, ये P है, तो इसको मान लीजिए MPM। ठीक है, PM जो है वह लंब खींची गई है किस पे, इस वाली रेखा पे। ठीक है, और ये OP जो है इस P पॉइंट पे खींची गई, जिसकी डिस्टेंस P है। ठीक है, यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है वह एंगल क्या है बच्चों, ओमेगा है। ठीक है, ये एंगल जो यहाँ से बना रहा है वह क्या है, ओमेगा है। ठीक, अब देखिए ये कोई भी त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये हिस्सा क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। ये तो क्लियर है, ये लंब है और ये आधार है, तो ये कर्ण रहेगा। ठीक, और इस रेखा का जो स्लोप है, इस रेखा का जो स्लोप है वह क्या है बच्चों, m है। मान लेते हैं इस रेखा का स्लोप, ढाल क्या है, m है। ठीक है, इतना चीज गिवन है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है बच्चों, P है। ठीक है, मूल बिंदु से जो हम रेखा खींच रहे हैं उसके लंब की लंबाई कितनी है, P है। ठीक है, उसके लंब की लंबाई P है, और जो एंगल बना रहा है वह कितना बना रहा है, x अक्ष से जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है, ओमेगा बना रहा है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम ये नोट कर लेते हैं। लंब रेखा का x अक्ष से झुकाव कितना है बच्चों, इंक्लिनेशन को भी कहते हैं। झुकाव कितना है, झुकाव है ओमेगा। क्या है, ओमेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो P है, अब इसके निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, y, या x1 y1 भी मान सकते हैं। ये P का निर्देशांक क्या है, x1 y1। ठीक है, तो हमें x1 की और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है जब त्रिभुज है तो इसमें हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा से और कॉस थीटा से। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा जब लगाएंगे, मतलब थीटा यहाँ क्या है, ओमेगा है, तो साइन ओमेगा लगाएंगे तो आपको पता है रूल क्या होता है, P H B। जो पहला वाला होता है ये क्या होता है, साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल दें बच्चों, साइन ओमेगा, क्योंकि हमको x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन ओमेगा लगा देंगे, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, P/H, मतलब कि लंब बटे के कर्ण। ठीक, लंब बटे के क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। अब देखिए, ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन ओमेगा बराबर लंब कितना होगा, आपको पता है
कोई भी चीज़ जब थीटा से, मैंने वेक्टर में भी बताया था कि थीटा से सटा हुआ एंगल कितना होता है, कॉस थीटा, और जो ऐसे होता है लंब होता है वह क्या होता है, साइन थीटा। तो ये तो x1 है और ये क्या है, लंब वाला y1 है। बात क्लियर है। कोई भी जब थीटा एंगल बनता है तो x अक्ष से वह कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कॉस थीटा बनाता है, और y अक्ष से कितना बनाता है बच्चों, साइन थीटा। तो ये देखिए x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ओमेगा जब बनाएगा तो उसके लिए y लंब की वैल्यू क्या होगी, y1 अपॉन कर्ण की वैल्यू, h की वैल्यू क्या होगी बच्चों, h देखिए पॉइंट P पे हम निकाल रहे हैं तो पॉइंट P रहेगा, ठीक है। साइन ओमेगा इक्वल टू y1 बटे के P, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन ओमेगा। y1 इक्वल टू क्या हो गया, P साइन ओमेगा। हमको y1 की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे बच्चों, कॉस ओमेगा का निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस ओमेगा लगाएंगे, तो कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन एच, आधार बटे के कर्ण, b मतलब क्या होता है बच्चों, आधार बटे के कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार क्या है, अब जिस पे एंगल बन रहा है तो आधार क्या है, फिर से इसमें आधार को देखिए तो आधार इसका x1 है, आधार पे ही ना ओमेगा एंगल बन रहा है, तो x1 हो गया बटे के कर्ण हमेशा वह पॉइंट P ही लेंगे, क्योंकि P पॉइंट पे हम निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो P ये पूरा P है एक तरह से। कर्ण की जो वैल्यू है देखिए एक तरह से क्या है, यह डिस्टेंस दिख भी रहा है आपको, O से P की वैल्यू यही ना कर्ण है, इसी को ना कर्ण कह रहे हैं, और कर्ण का पॉइंट P है भी पहले से। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ओमेगा इज इक्वल टू x1 बटे के P, दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू क्या होगा, P कॉस ओमेगा, क्या हो जाएगा, P कॉस ओमेगा। तो x1 y1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो देखिए कोई भी पॉइंट पता है उस लाइन का, हमें ये जो OP है इस रेखा का स्लोप हमें m पता है, एक पॉइंट P दिया ही है यहाँ पे, तो हम एक रेखा वाले समीकरण का यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यहाँ नोट कर लेते हैं रेखा का समीकरण। यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा इधर लिख लिया जाए ताकि स्पेस हो जाएगा। इधर इसको लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू P कॉस ओमेगा, ठीक है। x1 इक्वल टू P कॉस ओमेगा, और इसको भी इधर कर लिया जाए, इस लाइन को भी इधर कर लिया जाए, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन ओमेगा, ठीक है, P साइन ओमेगा। अब देखिए हमें इस OP रेखा का मतलब OP का हमें समीकरण ज्ञात करना है, OP रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए मूल बिंदु से जा रही एक पॉइंट दिया है, इसका स्लोप दिया है, तो आप एक रेखा वाले समीकरण का प्रयोग कर दीजिए। तो एक रेखा वाले समीकरण का प्रयोग क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेखा का समीकरण, रेखा का जो समीकरण है बच्चों क्या आ जाता है, आपको पता है रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। अब देखिए रेखा का समीकरण निकालने से भी पहले हमको m फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, हमको m फाइंड करना पड़ेगा, बिना m फाइंड किए हम रेखा का समीकरण यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम यहाँ पे इसको रब करके सबसे पहले m निकाल लेते हैं, m। तो आप देखिए आपको पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या है, दो रेखाओं के लंब होने की कंडीशन क्या है बच्चों, जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है, ठीक है, उनका जो स्लोप होता है वह एक दूसरे के गुणनफल, उनका जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वह किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दो रेखा की लंब होने की शर्त, दो रेखा कब लंब होती है बच्चों, जब दो रेखाओं के जो स्लोप होते हैं वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से हम
ये जो ओमेगा एंगल बना रहा है, तब यहाँ से हम सीधे क्या निकाल देते हैं, tan थीटा। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 रेखा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की जो m1 स्लोप है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ओमेगा। ठीक, यहाँ से tan थीटा साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे सीधे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ओमेगा इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू ये जो OP है इसका स्लोप m दिया हुआ है -1, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन tan ओमेगा। ठीक, m इज इक्वल टू -tan ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, cot ओमेगा, ऊपर ले जाएंगे तो m बराबर cot को क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा बाई साइन ओमेगा। इस तरीके से हम लोगों ने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, बस फार्मूले में पुट करना होगा। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, अब रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण फार्मूला, एक बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है। ठीक है, m की वैल्यू भी पता है, y1 की वैल्यू पता है, तो पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी, हमने नोट किया था वहाँ, यहीं पे हम लोग लिख भी लेते हैं x1 y1 ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो y1 की वैल्यू p साइन ओमेगा, x1 की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू आई थी हमारी p कॉस ओमेगा, p कॉस ओमेगा। तो y माइनस y1 की जगह क्या रख दें, p साइन ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू m की जगह क्या रख दें बच्चों, m की वैल्यू भी यहाँ यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो m बराबर आया था माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। ठीक है, ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी, p कॉस ओमेगा। देखिए x1 की वैल्यू क्या थी, p कॉस ओमेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं कि इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा ब्रैकेट में y माइनस p साइन ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस x कॉस ओमेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, p कॉस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस x कॉस ओमेगा प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साइन स्क्वायर को इधर लीजिए, कॉस को इधर लीजिए, तो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा प्लस हो जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस होगा x कॉस ओमेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये p कॉस स्क्वायर ओमेगा तो इधर है ही, ये इधर आके भी प्लस हो जाएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से p कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, p इंटू 1, यहाँ हो जाएगा y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा बराबर p। ये हो जाएगा हमारा रेखा का समीकरण। फाइनल समीकरण क्या मिला बच्चों, ये हो गया हमारे रेखा का समीकरण। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इस पे आधारित हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, 2 एग्जाम्पल हैं इस पे आधारित, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, मतलब जो लंबवत है परपेंडिकुलर, मतलब p की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 4 इकाई है और धन x अक्ष से लंब के बीच की कोण 15 डिग्री है। मतलब ये x अक्ष है बच्चों और ये क्या है, y अक्ष है। तो आपको क्या क्या ज्ञात है, पहले इसको लिख लीजिए। ज्ञात है
क्या क्या ज्ञात है बच्चों? यक्स अक्ष से लंब की जो कोण है मतलब ओमेगा कितना डिग्री दिया है? 15 डिग्री। ठीक है। अलाम्बिक दूरी मतलब पी की वैल्यू कितना दिया है? 4 इकाई। ठीक है। ये दो चीज़ हमें ज्ञात है, तो हम इसको डायरेक्ट समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण क्या है बच्चों? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण डायरेक्ट हमें पता है क्या होता है? यक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें? 1। देखिए कॉस ओमेगा साइन ओमेगा यह दो ठो अगर हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे तो सीधे इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए हमें ओमेगा की वैल्यू दिया है तो हम यहाँ से कॉस ओमेगा सबसे पहले क्या निकालते हैं? कॉस ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितना दिया? 15। इसका मतलब कॉस 15, कॉस 15 की वैल्यू निकालना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखे बच्चों कॉस 15 को निकालने का क्या तरीका है? कॉस 15 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इस वैल्यू को हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तोड़ते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो कॉस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 45 की भी पता है, 30 की भी पता है। अब यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगा देंगे? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है बच्चों? कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है। ठीक है। अब कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2 इंटू कॉस 30 की कितनी होती है? √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा? √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है। अब यहाँ पे लसा ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू होगी? कॉस ओमेगा मतलब कॉस 15 डिग्री की। ठीक। कॉस, इसका कॉस की वैल्यू हम लोग निकाल लें। इसी तरीके से किसका निकालेंगे बच्चों? साइन का भी निकालेंगे। इसी तरीके से हम साइन की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। किसका? साइन 15 डिग्री। तो फिर से साइन 15 की वैल्यू तो हम नहीं जान सकते क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो साइन 15 को फिर से हम ब्रेक कर देंगे, किस में? 45 माइनस 30 में। तो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर से यहाँ कौन सा फार्मूला लग गया? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का कितना होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। फिर से यहाँ क्या आ जाएगा? उनका मल्टीप्लाई √3/2√2 माइनस 1/2√2। क्या लसा कितना आ जाएगा बच्चों? 2√2। तो यहाँ से लेंगे तो √3 माइनस 1। ठीक है। √3 माइनस 1/2√2 ये किसकी वैल्यू होगी? कॉस साइन 15 कॉस 15। ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम किस में लिख दें? समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन 15 डिग्री, इसको आप थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? अब इन दोनों की वैल्यू उठा के समीकरण में 1 में रख दें तो लिखेंगे साइन 15 डिग्री तथा कॉस 15 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है उसको लिख लीजिए, यक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी। ठीक। तो यक्स इंटू कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? मतलब कॉस 15 की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस 1/2√2। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस वाई इंटू साइन की, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिए, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस होगा, कॉस 15 की तो ये है ना। ठीक। फिर प्लस वाई साइन ओमेगा, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों?
√3 - 1/2√2 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितना दिया था, पी की वैल्यू आपको 4 दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको इसी तरह रहने दीजिए। इसको लिख दे √3 + 1 बार क्या रहने दीजिए x प्लस √3 - 1 बार क्या रहने दीजिए बच्चों y रहने दीजिए। अब यहाँ पे लसर ले लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, दोनों का लसर हर समान है। ठीक, तो अब इस 2√2 को आप इधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जा सकते हैं ना, लसर लेके उधर साइड में हम लोग कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे, फाइनल जो समीकरण आएगा √3 + 1 x प्लस √3 - 1 y इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 × 2 = 8√2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल समीकरण। इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है वह। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रश्नावली सॉल्व होगी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं। उदाहरण नंबर 12 है, फ़ारेनहाइट तथा एफ और परम ताप के एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट एफ और परम ताप के एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों, जिसकी घात 1 होती है, जिसकी चर की घात 1 होती है, उसे हम कैसा समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उनको संतुष्ट करती है। तो हमें दिया क्या है कि k = 273 जब f 32 k 373 है। ठीक है, जब f = 212 तो k f पदों में व्यक्त कीजिए और f का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब k = 0 हो, मतलब हमें रैखिक समीकरण ज्ञात करना है जो f और k के पदों में हो। ठीक, उसके बाद जब k 0 है तो f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना k तथा f के बीच रैखिक समीकरण, कुछ भी मान लेते हैं। k = mx + c लाइन होती है, उसी तरीके से मान लीजिए mx + c, x जगह f रख दीजिए, तो k = mf + c कर दीजिए। तो मान लेते हैं, माना k तथा f के बीच रैखिक समीकरण मान लेते हैं क्या है, k = mx + c। ठीक है, रैखिक समीकरण मान लेते हैं k = mf + c। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब केस 1 है तो उसमें हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में हमको दिया हुआ है बच्चों कि f की k की वैल्यू कितनी है, 273। k जब 273 है, ठीक है, तो जब f क्या हो 32, जब f 32 है तो k की वैल्यू क्या है 273। इस वैल्यू को हम किस में, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो k और f का मान, k और f का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो उसमें रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो k के जगह कितना रख देंगे बच्चों, 273 बराबर m इंटू f की वैल्यू कितना है 32 प्लस c। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 273 बराबर 32m प्लस c। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन से हमें केस प्राप्त हुआ। कंडीशन सेकंड क्या है बच्चों, कंडीशन सेकंड है जब k की वैल्यू कितनी है 373, k की वैल्यू कितनी है 373 डिग्री, जब f कितना है 212। तो इस k और f का मान हम फिर से किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में। तो k और f का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में फिर से रख दीजिए। तो के की जगह कितना रख देंगे इस बार 373 बराबर यम इंटू यम की जगह 212 प्लस सी, तो ये जगह 373 डिग्री बराबर 212 एम प्लस सी। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करते हैं बच्चों, अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में हम कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि। अब इसमें तो बहुत विधि, साइडी विधि, आप साइडी भी लगाते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, लेकिन विलोपन एकदम इजी है, सब हम विलोपन विधि लगा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण नंबर, ये क्लास 8 में आपने पढ़ा है, समीकरण नंबर 2 व समीकरण 3 में विलोपन विधि, विलोपन विधि लगाने पर तो देखिए समीकरण 2 लिख लीजिए, 373 बराबर 212 एम प्लस सी, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है 273 बराबर 32 एम प्लस सी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, तो सी से सी कट गया, तो 212 में से 32 गया, 2 में से 2 गया 0, ये बचा 180, ठीक है। 180 एम बराबर 373 में से ये 273 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 100 बचेगा, ठीक। तो यम बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे के 180, 0 से 0 कटा, अब इसको 2 से काट दिया, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 9 जाए, तो 2 5 जा 10, 2 9 जाए, तो 5/9। यम की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ढाल, इसी को आप क्या कहते हैं ढाल, या इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। यम की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब यम की वैल्यू फाइंड हो गई, तो अब यम का मान किसी भी समीकरण में रख के हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सी निकाल सकते हैं। यम का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में यम का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में 3 में किसी में, मान लीजिए हम 2 ही में रख देते हैं, या 3 में, 2 में, 2 छोटा है इसे इसमें रख देते हैं। तो समीकरण ऐसे रख दीजिए, यम का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यम की वैल्यू रखेंगे तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा बच्चों, सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए समीकरण 2 क्या है 273 प्लस 32 एम प्लस सी, सॉरी यहाँ बराबर का सिंबल है, सिंबल ध्यान से लगाना है। 273 इज इक्वल टू 32 गुणे यम की वैल्यू कितनी है 5/9 प्लस सी, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 से 15, 116, 160/9 प्लस सी, इसको इधर लेते जाइए, 273 माइनस 160 बटे के 9 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे बच्चों लसा हो जाएगा कितना 9, तो 273 में 9 का मल्टीप्लाई करिए, 273 में 9, 9 से 9, 9 7 जा 27, 7 कैरी 2, ये आ रहा 2497, 2457, ठीक है, माइनस 160/9 इज इक्वल टू सी, ठीक है। 2457 में से 160 घटाइए, 2457 में से 160 को घटाएंगे तो 7 इधर 15, ये आ जाएगा आपका 9 2 2, 2297 बटे के क्या चल रहा है 9, ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, सी की वैल्यू हो गई। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, कुछ डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने सी और यम दोनों की वैल्यू को फाइंड कर ली। अब इस सी और यम की वैल्यू को हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। सी की वैल्यू और एम की वैल्यू हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में, तभी ना रैखिक समीकरण ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रफ कर देते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं। समीकरण 1 में सी और यम का मान रखने पे यहाँ पे नोट कर लेते हैं, समीकरण 1 में एम और सी का
मान रखने पर। तो समीकरण ये क्या है, k इज इक्वल टू यम की वैल्यू क्या है बच्चों 5/9 इंटू 5/9 इंटू क्या चलेगा f प्लस c की वैल्यू क्या है 2297/9। ठीक है, 2297/9। अब देखिए तो k इज इक्वल टू यहाँ पे लसा क्या आ जाएगा 9, समान आधार है तो 5f प्लस 2297। ठीक है, तो ये 9 इधर चला जाएगा तो 9k इज इक्वल टू 5f प्लस 2297। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, या ऐसा करिए आप कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है k इज इक्वल k अपॉन इसको, ये स्टेप को मत करिए, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कुछ बोला है जब k बराबर 0 हो तो f का मान ज्ञात करना, तो सीधे यहाँ k बराबर 0 रख दीजिए। जब k बराबर 0 तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, 0 इक्वल टू 5f प्लस 2297/9। तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 5f प्लस 2297। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेप है, यहाँ कर देते हैं हम। तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2297 बराबर 5 है, तो यफ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों -2297/5। तो यफ बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कितनी बार जाएगा 5 4 जा 20, तो 4 बार जाएगा 5 4 जा 20, फिर कितना बचा 2 9, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 5 हाँ 5 5 जा 25, फिर इसके बाद कितना बचेगा 25 4 7, तो ये 9 बार जाएगा 9.4 के आसपास आएगा, लगभग यही अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -459.4। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल थे ये सब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।